गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा का बिजनेस स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, वो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फंडामेंटल मीन्स आधारभूत, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत और मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन। यानी कि हमने प्रबंधन के ही सिद्धांत बताने हैं। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि मैनेजमेंट होती क्या है। उसके बाद हम जानेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखिए ना कि मैनेजमेंट है क्या चीज। तो इसके बारे में हम जानते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग, यानी कि ये जानने की कला है व्हाट यू वांट टू डू। व्हाट यू वांट टू डू यानी कि आप क्या करवाना चाहते हैं, एंड देन इसके बाद सी दैट ये देखना दे डू इट, जो करना चाहते हैं इज द बेस्ट, अच्छे और चीपेस्ट वे से करें, यानी कि सस्ते और बढ़िया तरीके से वो इसको करें। तो मैनेजमेंट की परिभाषा हम दोबारा से समझेंगे कि मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं। इसके बाद वो ये देखना कि जो कार्य उसको दिया गया है उसको बढ़िया और अच्छे तरीके से करें। उसके बाद हम जानेंगे प्रिंसिपल। देखो, मैनेजमेंट के बाद हमें इसके प्रिंसिपल बताने हैं। तो प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि प्रिंसिपल होते क्या है। प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट। प्रिंसिपल क्या है? हमारे आधारभूत कथन और ट्रुथ और सत्य है, विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, जो हमारे इनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं। किस किस के बीच में? कॉज एंड इफेक्ट। किस किस के बीच में? कॉज एंड इफेक्ट। अब ये कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट को हम कैसे समझेंगे। एक ए टाइप की मशीन हमने बिजनेस में लगाई। ए टाइप की मशीन हमने बिजनेस में लगाई जो बहुत बढ़िया क्वालिटी की मशीन थी। इससे हमारा 2000 टन का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद किसी कारणवश ये वाली मशीन हमारी खराब हो गई, तो हमने बी टाइप की मशीन लगाई। बी टाइप की मशीन लगाने के बाद जो घटिया क्वालिटी की थी, इससे कम क्वालिटी की थी, उसके बाद 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ। 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ। तो क्या हुआ कि पहली जो मशीन थी वो 2000 का प्रोडक्शन देती थी। अब जो मशीन है वो 1000 इकाइयों का उत्पादन करती है। तो क्या समझ में आया कि किसी न किसी कारणवश उसके उत्पादन में गिरावट आई है। वो गिरावट क्यों आई है, उसका कोई न कोई कारण तो रहा होगा। अब ये देखिए कारण क्या है। ये बढ़िया क्वालिटी की थी और ये मीडियम क्वालिटी की थी, यानी कि घटिया क्वालिटी की मशीन हमने लगाई तो उत्पादन कम हुआ। दोनों में क्या रिलेशन हो गया? अगर क्वालिटी घटिया है तो परिणाम भी कम है। तो ये है हमारा कारण और परिणाम में संबंध। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिंसिपल जानेंगे। प्रिंसिपल जानेंगे तब तक आप ये करोगे, जो हमने समझाया है उसको आप एक बार नोट डाउन करेंगे। उसके बाद के प्रिंसिपल। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। उसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं हमारे कि उन्होंने प्रिंसिपल बहुत सारे दिए हैं मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ऐसा था जिन्होंने मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बताया है। वो कौन था? ये था हमारा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी फेयोल। कौन था? ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी फेयोल। ये कहाँ का रहने वाला था? ये था हमारा फ्रांस का रहने वाला। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। कौन था ये? कौन था ये? एक प्रसिद्ध उद्योगपति था। ये एक प्रसिद्ध उद्योगपति था। तो इसने हमारे को 14 सिद्धांत बताए हैं, 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं। 14 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इनके सिद्धांतों में 2 बातें प्रमुख थी। एक बात तो ये थी कि इनके
ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। क्या देने वाले होने चाहिए? सुझाव देने वाले। दूसरा इन्होंने कहा कि ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर उसको परिवर्तन किया जा सके। ये कठोर नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्लेक्सिबल, यानी कि लचीले होने चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम इनको परिवर्तन कर सके। अब उसके बाद हम बताते हैं इनका जो सिद्धांत है हमारे 14, इनको वन बाय वन हम इसको रीड करेंगे और इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है डिवीजन ऑफ वर्क। पहला सिद्धांत क्या है इसका? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि कार्य का बंटवारा। देखिए, जब तक कार्य का बंटवारा अच्छे से नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अगर उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य ना दिया जाए तो वो अपने कार्य से ऊब जाता है, तो वो कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता, ना ही उसके कार्य में क्वालिटी बढ़िया होगी। तो कहने का भाव ये है कि अगर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य दिया जाए तो वो अपने कार्य में निपुण होता जाएगा, उस कार्य का स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, उस कार्य का वो विशेषज्ञ हो जाएगा, तो लगातार उस कार्य को करते करते वो अच्छा अपना कार्य करेगा। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें करेंगे, और एग्जाम्पल हम करेंगे एक उद्योगपति है जिसके पास ऑर्डर आया 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का। कितने लेक्चर स्टैंड बनाने का? 100 लेक्चर स्टैंड बनाने हैं। 100 लेक्चर स्टैंड इन्होंने बनाने हैं। इसके पास कारीगर है 5। कितने कारीगर हैं इसके पास? 5। अब इन कारीगर में हमने कार्य का बंटवारा करना है। इन कारीगरों में हमने बंटवारा करना है। जैसे ये लेक्चर स्टैंड हम बना रहे हैं, ये लेक्चर स्टैंड हमें बनाना है। अब क्या करेंगे? डिवाइड कैसे करेंगे? ए व्यक्ति को ये काम दे दिया इसकी लेग्स बनाने का, दूसरा बी व्यक्ति को इसकी बेसमेंट बनाने का कार्य दे दिया, और ऊपर का टॉप बोर्ड बनाने का कार्य किसको दे दिया? सी व्यक्ति को। उसके बाद जो अंदर की फिनिशिंग करने का कार्य किसको दे दिया? डी व्यक्ति को, फोर्थ व्यक्ति को। और लास्ट में पॉलिश करने का कार्य किसको दिया? नेक्स्ट व्यक्ति को, यानी ई व्यक्ति को। तो अगर 100 हमने लेक्चर स्टैंड बनाने हैं तो ए व्यक्ति तो इसकी लेग्स को ही बनाएगा, सी व्यक्ति इसका टॉप बोर्ड ही बनाएगा, और बी व्यक्ति इसका बेस तैयार करेगा, और लास्ट वाला व्यक्ति इसको पॉलिश करेगा। अगर ये लगातार 100 लेक्चर स्टैंड बनाएंगे तो इसके कार्य में निपुणता आएगी और फिनिशिंग भी आएगी अच्छे से, और वो अपना कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट में करते करते टाइम भी कम लेंगे और कार्य भी बढ़िया करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम योग्यता और रुचि के अनुसार काम सौंपेंगे तो बढ़िया से बढ़िया हमारा उत्पादन होगा। तो फिर ये विद्यार्थियों, एक बार आप इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड हमारा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई अथॉरिटी दी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व भी बनता है। तो इसका मतलब है कि अधिकार देने का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। तो देखिए, कहने का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दी जाए और वो कार्य ना करे तो वो अथॉरिटी अवांछनीय है, यानी कि शून्य हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाए और उसके कार्य के प्रति अथॉरिटी न दी जाए तो वो कार्य भी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता उसके परिणाम के प्रति। यानी कि नकारात्मक अगर परिणाम आ गया तो उसको रिस्पॉन्सिबल हम नहीं ठहरा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, अगर पहले हमारा 1000 यूनिट का प्रोडक्शन होता था, पहले प्रोडक्शन कौन सा होता था?
मार्गदर्शन करना है। अगर इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो उसके प्रति अथॉरिटी भी पूरी मिलनी चाहिए। अथॉरिटी कैसे कि अगर ये सेल रिप्रेजेंटेटिव लगाना चाहता है उसके प्रति ये अपनी इच्छा से रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ा सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। अगर इसको कार्य दे दिया लेकिन अथॉरिटी नहीं दी कि आप सेल रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगा सकते, आप अपनी मर्जी से एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते, तो वो अपना लक्ष्य अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कहने का भाव यही है कि अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो उसके प्रति अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए ताकि हम अपने एम को अचीव कर सकें। उसके बाद तीसरा बनता है हमारा डिसिप्लिन। तीसरा क्या बनता है? डिसिप्लिन, अनुशासन। सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ इस प्रिंसिपल को, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में भी है, चाहे वो व्यावसायिक है, चाहे वो गैर व्यावसायिक है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, डिसिप्लिन सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो देखिए, डिसिप्लिन का मतलब है कि ओबे, अनुशासन का पालन करना, अधिकारों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना कार्य पूर्ण रूप से करना और नियमों के अनुसार करना। नियमों के अनुसार करना। प्रत्येक संस्था के, चाहे वो व्यावसायिक है चाहे वो गैर व्यावसायिक है, अपने रूल होते हैं। अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई पेशेवर लोग इसका पालन नहीं करते तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है हमारा, अगर कंपनी का रूल है कि किसी को उधार नहीं दिया जाएगा, किसी को क्रेडिट पे माल सेल नहीं किया जाएगा, और सेल मैनेजर क्या करता है? अपने रिश्तेदार या मित्रों को तो उधार दे देता है और बाकी को नहीं देता, तो रूल तो सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो ये क्या मानी जाएगी? अनुशासनहीनता। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि डिसिप्लिन क्या होता है? रूल का पालन करना, नियमों का पालन करना। अब आप एक बार इसको भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद अगले दो फिर से हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब है कि प्यारे बच्चों, एक अधिकारी को, एक अधीनस्थ को, देखो एक तो सुबॉर्डिनेट होता है, एक मैनेजर होता है, एक सुबॉर्डिनेट है, एक मैनेजर है। तो अगर इस सुबॉर्डिनेट को एक से ज्यादा अधिकारी आदेश देंगे तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि मैं किसके कार्य को पहले करूं, तो किसके कार्य को मैं प्राथमिकता दूं। तो इस ये यूनिटी ऑफ कमांड है, इसका मतलब यही है कि एक अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। देखो, एक अप्रोच है जिसमें इसको तो मैनेजर माना जाता है, जैसे ये मैनेजर है दो, कौन है? M1 और M2 क्या है? मैनेजर है। ये मैनेजर है और ये S1, S2 और S3, ये तीनों हमारे क्या है? सबॉर्डिनेट है। ये हमारे सबॉर्डिनेट है। तो एक अप्रोच है इसमें, जैसे ये हमारा जो मैनेजर है इन तीनों को अलग अलग आदेश दे सकता है, ये हमारी राइट अप्रोच है। ये हमारा राइट अप्रोच है कि ये एक अधिकारी है, अधीनस्थ कई हो सकते हैं, यानी कि इसको, इस सबॉर्डिनेट को एक ही अधिकारी से आदेश मिला, इसको भी एक ही अधिकारी से आदेश मिला और इसको भी एक ही अधिकारी से आदेश मिला। दूसरा हमारा एक गलत अप्रोच है, उसको भी ध्यान से देखेंगे कि रॉन्ग अप्रोच कैसे बनती है। ये हमारे दो मैनेजर हैं,
व्यक्तियों से इंस्ट्रक्शन मिली, इसको भी और इसको भी। अब ये तीनों ये नहीं समझ पाएंगे कि किसके कार्य को प्राथमिकता दूं। अगर ये इसके कार्य को करेंगे तो ये बोलेगा, अगर M2 मैनेजर का पहले करेगा तो ये बोलेगा, तो इसमें आपस में झगड़े की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये अप्रोच गलत है इस यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रहेगा, राइट अप्रोच क्या थी हमारी, एक अधिकारी को अनेक सबऑर्डिनेट्स तक हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अधिकारी नहीं होने चाहिए। ये हमारी राइट अप्रोच है, ये हमारी रॉन्ग अप्रोच है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता। अब करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब क्या करेंगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी कि निर्देश की एकता। निर्देश की एकता में क्या होगा, ये आप अच्छे से समझेंगे। इनमें डिफरेंस है, ये डिफरेंस आप अच्छे से देखोगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता, यानी कि एक व्यक्ति के पास, एक मैनेजर के पास एक समान उद्देश्य वाली एक ही क्रिया होनी चाहिए, एक ही प्लानिंग होनी चाहिए। एक मैनेजर के पास एक समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के लिए एक ही योजना होनी चाहिए। अगर एक योजना के लिए कई प्रकार की क्रियाएं की जाती है तो वो असफल यानी कि निष्फल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम करेंगे, हमारे पास जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, वो दो प्रकार के प्रोडक्शन करती है। एक तो कार का उत्पादन करती है और एक हमारा मोटरसाइकिल का उत्पादन करती है। तो दो प्रकार की डिवीजन होगी। हमारे पास कौन कौन सी डिवीजन होगी, एक कार डिवीजन और दूसरी मोटरसाइकिल डिवीजन। देखो, इसकी अपनी समस्याएं होती है, इसका अपना बाजार होता है, इसके अपने कस्टमर होते हैं, और मोटरसाइकिल का भी अपना एक अलग से डिवीजन होता है, इसकी अपनी जो मार्केट होती है वो अलग से होती है, इसके जो कंज्यूमर्स हैं वो अलग से होते हैं। तो प्यारे बच्चों, कहने का भाव यही है, इसके लिए अलग से प्लानिंग होनी चाहिए और इसके लिए प्लानिंग अलग से होनी चाहिए। इनकी प्लानिंग सेम नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। निर्देश का मतलब है एक डिवीजन के लिए एक ही योजना बनानी चाहिए। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल। 5 प्रिंसिपल हमने किए हैं। पहला था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा था हमारा डिसिप्लिन, और फोर्थ पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और फिफ्थ पॉइंट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको नोट डाउन करेंगे, आप इसको राइट करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, उसको लर्न करेंगे। धन्यवाद।